वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ब्यूरो चैनल। सो एवरीवन, विजन पीटी 365 के पॉलिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी पार्ट नंबर 4 है। ओके एवरीवन, जो पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर से अप टू डेट नहीं है, उसके लिए मैगजीन बहुत ही बेहतर साबित होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर स्पेशली बात करें यूपीएससी सीएससी के लिए, काफ़ी बेहतरीन ये मैगजीन साबित होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिल्टर्ड करंट अफेयर को कवर करा देती है। ओके, इस वीडियो को देखने से बेहतर ये होगा कि आप मैगजीन पे ही अपने शॉर्ट नोट्स को बनाओ। जो कंटेंट आपको नहीं पता है, लगता है कि ये कंटेंट मैं बार बार भूल रहा हूँ, उस कंटेंट को उस मैगजीन पर आप मेंशन कर लो। साथ ही साथ अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए, एज ए कंटेंट के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पार्ट 4 में हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा इलेक्शन से। ओके, इलेक्शन से हम लोग बात करना आज शुरू करेंगे। ओके, चुनाव की बात करने से पहले हम चुनाव से संबंधित कुछ जो भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल हैं चुनाव आयोग से, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, संविधान में जो आर्टिकल 324 है, याद रखना, आर्टिकल 324। ओके, यह निर्वाचन आयोग की बात करता है। ठीक है, याद रखना, यह निर्वाचन के आयोजन, निरीक्षण, ठीक है, नियंत्रण संबंधी जो भी कार्य होते हैं इसकी बात करता है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड करके चलते रहना है। ठीक है, और बात करें कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना, तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था पहली बार। ओके, दूसरा कंटेंट, भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन, ये भी नाम याद रखना, सुकुमार सेन। ओके, ये भी नाम याद रखना। ये तो हो गए जीके के तौर पे। अब आते हैं करंट पे, बात करते हैं। सो राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। ओके, क्या है बदलाव नया, क्या पहले पिछला प्रोसेस क्या था, इस पे बात कर लेते हैं। नियुक्तियों की बात करते हैं तो एक चयन समिति होगी। इलेक्शंस जो कमिश्नर हैं और जो इलेक्शंस कमीशंस के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति एवं चयन समिति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, एक चयन समिति होगी। चयन समिति के जो सदस्य हैं वो कुछ निम्नानुसार होंगे। एक उसमें अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री का रहेगा। जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो चयन समिति के अध्यक्ष रहेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। लोकसभा के विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा वहाँ पर मेंबर के तौर पर। एक खोज समिति होगी। यह समिति, ओके, एक ये जो समिति होगी वह इलेक्शंस जो कमिश्नर हैं, ओके, और अन्य जो उसके मेंबर हैं के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की एक सूची तैयार करेंगे और इस समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये प्लीज़ ये डिफरेंस जो है खोज समिति और चयन समिति, इनका याद रखना। जो खोज समिति है, खोज समिति की जो अध्यक्षता है, ठीक है, वह कानून और न्याय मंत्री के द्वारा किया जाएगा। और जो चयन समिति है, चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वह प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत के। ओके, पात्रता मानदंड जो है, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक पर हो या ऐसे पद पर रह चुका हो, और वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। साथ ही साथ उसे चुनाव के प्रबंधन संचालन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। वेतन की बात करें तो जो इलेक्शंस कमिश्नर होंगे, मुख्य जो इलेक्शंस कमिश्नर होंगे और जो उसके सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान इनका वेतन दिया जाएगा। ओके, पदावधि की बात करते हैं। सो जो कमिश्नर होंगे और जो उसके मेंबर होंगे, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होंगे। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो उनका 65 वर्ष हो और साथ ही साथ या तो 6 वर्ष और 65 वर्ष आयु सीमा सर्विस का। ठीक है, जो इसके इलेक्शन कमिश्नर और उसके सदस्य हैं उनको पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मामला यहाँ से क्वेश्चंस में आता है, तो याद रखना ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। ठीक है, यदि किसी इलेक्शंस कमिश्नर को इलेक्शंस
जो चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति किया जाता है तो उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, वह इलेक्शंस कमिश्नर और जो मुख्य इलेक्शंस कमिश्नर के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आप माइंड रखना, ठीक है। 2-3 पॉइंट यहाँ पर है, बस यहाँ पर चयन समिति का इस बार जो चर्चा है और साथ ही साथ ये जो खोज समिति है, इनको आप याद रखना। मामला यही एक नया परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कार्य संचालन, चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे। सभी मामले पर जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होंगे और जो उसके मेंबर होंगे बीच मतभेद की स्थिति में जो निर्णय होगा वो बहुमत के निर्णय के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। पद से हटाना और त्यागपत्र की बात करें तो जो मुख्य इलेक्शंस कमिश्नर होंगे, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान होगी, ओके। और जो इलेक्शंस कमिश्नर की सिफारिश के बिना अन्य जो इसके मेंबर हैं उनको पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। और इलेक्शंस कमिश्नर और कोई भी इलेक्शंस कमिश्नर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है, ओके। अगर आप इनको हटाने की बात कर रहे हैं तो इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने के प्रक्रिया के समान होगी। साथ ही साथ अगर इलेक्शंस कमीशंस के मेंबर को हटाने की बात हुई तो मुख्य जो चीफ हैं इलेक्शंस कमीशंस के, उनके सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता। साथ ही साथ अगर ये लोग स्वतः पद से हटना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, ओके। आर्टिकल याद रखना 324, ओके। चलिए इसमें कुछ और जानते हैं, ठीक है। इलेक्शंस कमीशंस के लिए संवैधानिक कानूनी सुरक्षा उपाय, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, ओके। याद रखना यह संवैधानिक प्राधिकरण है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का आयोजन और उसका संचालन करता है, ओके। अनुच्छेद 324(2) भारत के राष्ट्रपति को इलेक्शंस जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर हैं और अन्य जो उसके मेंबर हैं को नियुक्ति करने की शक्ति देता है, ओके। तो ये आर्टिकल 324 और आर्टिकल 324(2) ये दोनों आपको नोट करने हैं, ओके। जो मुख्य चीफ इलेक्शंस कमिश्नर और इलेक्शंस कमीशंस के जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति संबंध जो न्यायिक निर्णय है अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाज 2023, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी। इस निर्णय से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोई चुनाव में पक्षपात ना हो, पारदर्शिता बहुत क्लियर रहे। इस मैटर को पा करके ऐसा व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो याद रखना इस साल, ये पिछले साल 2023 में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रेंड में, ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंड में था। ये काफ़ी समय से डिमांड उठाई जा रही थी कि थोड़ा सा जो इलेक्शंस कमिश्नर हैं और उनके जो सदस्य, उनकी नियुक्ति थोड़ा सा और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि चुनाव जो है बहुत काफ़ी निष्पक्ष तरीके से संपादित हो। तो थोड़ा सा ये मामला भी आपको मेंशन रखना है और अपने जो नोट्स हैं वहाँ पे जो समथिंग कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको भी आप मेंशन करते चलो, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक साथ चुनाव, ओके। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ करंट के तौर पर डेली एनालिसिस में, हालांकि यहाँ पर है तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति पूरे देश में एक साथ चुनाव की संभावना की जांच करेगी और सिफारिश भी करेगी। एक साथ चुनाव के बारे में बात करते हैं। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, पंचायतों के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने
से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। ठीक है, हालांकि ये मुद्दा आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके पक्ष में थोड़ा सा विपक्ष बात कर लेते हैं, इतना ही काफ़ी इसके लिए है। ठीक है, एक साथ चुनाव संबंधित संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 83 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 85 संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन, अनुच्छेद 172 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधान मंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान। ये जो आर्टिकल हैं ये चर्चा में बने रहेंगे और इस पे भी काम करना जरूरी हो जाएगा अगर एक साथ चुनाव की बात आती है, अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में एक साथ चुनाव की बात करी जाएगी तो। देखिए थोड़ा सा इसमें पक्ष में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पक्ष में बात करते हैं कि पक्ष में क्या है। देखिए पक्ष में ये है कि जो बार बार आचार संहिताएं लगती हैं, ट्रांसपोर्टेशंस आयात निर्यात जो प्रभावित होती हैं, उससे बचा जा सकता है अगर एक साथ चुनाव होगा तो। ठीक है, साथ ही साथ जो सर्विस में जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको बार बार ड्यूटी पे लगाया जाता है जिससे कि उनका अपना कार्य होता है, जो क्षेत्रीय कार्य होता है, जो उनके सर्विस के अंतर्गत आता है, वो प्रभावित होता है। ओके, विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। ठीक है, विपक्ष में क्या बातें कहा जाता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो बड़े से बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे, वो बड़े से बड़े स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव में उतरेंगे। उनके सामने जो छोटी पार्टियां हैं वो मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि छोटी पार्टियों के सामने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सामने नल पुल स्कूल अस्पताल के मुद्दे रहते हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके पास राष्ट्रीय हित के मुद्दे रहेंगे। तो अब राष्ट्रीय हित के मुद्दे के सामने क्या पुल कल पुलिया सड़क छोटे मोटे जो नियोजित कार्य होते हैं, ऐसे मुद्दे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो एक तरफा हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास स्टार प्रचारक ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो चुनाव को प्रभावित करके चुनाव को एक तरफा लीड कर सकते हैं। तो विपक्ष में बातें भी ये कही जा सकती हैं और कही गई थी, एज ए एडिटोरियल की मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये तो सारे मेंस के कंटेंट हो गए। हमें संबंधित आर्टिकल पे बात करना है कि अगर होता है तो ये जो आर्टिकल होंगे इस पे भी काम करना पड़ेगा। तो हमने संबंधित आर्टिकल को जान लिया। ठीक है, एक साथ चुनाव की जो व्यवस्था 1967 तक जारी थी, हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का जो क्रम है वो टूट गया। ठीक है, इस प्रकार राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। बाद में 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये कमेटी, इसका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है चुनावी फंडिंग। इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मैटर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तत्काल रोक लगाया और बोला कि ये असंवैधानिक है। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत तरीके से करा दिया है, यहाँ पर है, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनाव बांड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का डेटा मांगा है। चुनावी बॉन्ड बेचने का भारत में सिर्फ एक ही बैंक को अधिकार था, वो बैंक था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जो भारतीय इलेक्शंस कमीशंस है को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। ओके, बात कर लेते हैं चुनावी बॉन्ड्स की। चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित
होते हैं उन्हें भारत का कोई भी नागरिक भारत के निगमित या स्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकते हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ओके, और संस्थाएं भी खरीद सकती हैं। संस्थाएं भी जो इलेक्शंस बॉन्ड है उसके थ्रू अपने जो भी संबंधित पार्टी है जिसको वो पसंद करता है उस पार्टी को पैसा यानी कि दान कह सकते हो, दान दे सकता है, यानी आर्थिक आर्थिक मदद कर सकता है अपने प्रिय पार्टी को। ओके, तो चुनावी बॉन्ड की जो शुरुआत है 2017-18 में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसे 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के रेंज में बेचा जाता था। चुनावी बॉन्ड को केवाईसी नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए ही खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, देखिए इसके पक्ष विपक्ष में क्या बातें कही गई थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड के थ्रू किसी भी राजनीतिक पार्टी को, हालांकि वो पंजीकृत पार्टी हो, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के थ्रू वो पंजीकृत पार्टी हो, ठीक है, उसमें अपने इच्छानुसार जो भी इसका श्रेणी है 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के रुपए में चंदा दे सकती है, दान दे सकती है। उसके सारे डिटेल को हिडन रखा जाएगा। ओके, क्लियर। इसके विरोध में बातें क्या कहा गया कि जब राष्ट्र हित में चुनाव हो रहा है, राष्ट्र के लिए हो रहा है, भारत के लोगों के लिए हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा दे रहा है उसके नाम को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष हो, संस्था हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, अगर किसी पार्टी को पैसा दे रही है चुनावी बॉन्ड के थ्रू, तो हो सकती है उसका कुछ मनो इच्छा हो कि जब पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो उसका कुछ व्यक्तिगत हित के लिए काम करेगी। ऐसा में भी हो सकता है। अगर उस बात को आप पब्लिक कर दोगे, नाम को पब्लिक कर दोगे, तो अगर आप व्यक्तिगत हित के में कुछ काम करते हो तो देश की जनता को भी पता चलेगा ये बात कि भाई इन्होंने चुनावी फंड के थ्रू पैसा दिया था चुनावी फंड में, तो इनके हित में काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो नहीं है, ये नाम को हिडन रखना पारदर्शिता तो नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा ये भी है। इसके पक्ष में बातें कहा गया था कि जो भी फंड दिया जा रहा है चुनावी अकाउंट में चुनाव के लिए किसी पार्टी को, वह बैंकिंग सेक्टर के थ्रू दिया जा रहा है, यानी ब्लैक मनी पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। तो बहुत सारी बातें कही गई थी, तो ये मुद्दा था, हमने इस पे बात कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया आज के समय में। तो चुनावी बॉन्ड आज के समय में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियों पे। ठीक है, सो राष्ट्रीय दल का दर्जा। सो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत, ठीक है, जो चुनाव आयोग है के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल आज के समय में हैं। ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये नाम याद रखना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ठीक है, याद रखना। अभी आम आदमी पार्टी जो आप है अभी हालिया में इसको इसमें मेंशन किया गया है, तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कैटेगरी होती है, किसको फुलफिल करना होता है, जिसको पाकर कोई जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है। किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है? सो लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव में वोट की बात करें तो उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा और उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों की बात करें तो उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% वोट प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवारों में कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए। नेक्स्ट है, उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय दल दर्जा से क्या लाभ है? सो पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को
इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके। ओके। आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह अधिकतम 4 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामांकित करने की अनुमति होती है। तो देखिए ये भी फायदा है एक राष्ट्रीय दल होने का, क्योंकि राष्ट्रीय दल का दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है तो वो पार्टी जो राष्ट्रीय दल प्राप्त की है उसको अधिकतम 4 स्टार प्रचारक नामांकित करने का अधिकार मिल जाता है, जो कि बाकी जो दल होते हैं जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं है उनको अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामांकित करने की अनुमति होती है। स्टार प्रचारक क्या होते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी को सलाह दी है कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें, साथ ही वे कुछ भी ऐसा बोलने से बचें जो आम चुनाव में माहौल को खराब कर सकता है। स्टार प्रचारक की बात करें, ये तो हो गया स्टार प्रचारकों के लिए कि क्या है, आपको क्या क्या फॉलो करना है, किस प्रोटोकॉल पर काम करना है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल नामित करते हैं। यह एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए। राज्य जो स्टार प्रचारक हैं किसे बनाया जाता है और किसे नहीं बनाया जा सकता, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून अभी तक नहीं बना है। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) में स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल के पास 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति होती है। ओके। चुनावी जो व्यय की अगर बात करें, जो चुनाव में खर्चे होते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य साधन से की गई यात्राओं के व्यय को उम्मीदवार के चुनावी व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो ये भी आप याद रखना कि जो ट्रांसपोर्टेशंस है, चाहे वो हवाई माध्यम से हो, चाहे परिवहन जो भी हो, उसको चुनावी व्यय के रूप में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मुफ्त उपहार। मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। चुनावी मुफ्त उपहार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहार की पेशकश वितरण है, जिसे कि प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न सेट आदि का निःशुल्क वितरण। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना। और मानक संचालन जो प्रक्रिया का उद्देश्य विधानसभा और आम चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार, तस्करी की वस्तुएं इस्तेमाल को रोकता है। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना। ओके। चुनावी साक्षरता। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूलों तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चुनावी साक्षरता पर जो MOU हुआ है, यानी कि जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जुड़े कुछ मुख्य विशेष बिंदु हैं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 यानी क्लास 6 to क्लास 12 के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा, चुनावी साक्षरता को शामिल करना। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम, यह जो इलेक्शंस कमीशंस है का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। चुनावी साक्षरता में शामिल सरकार के बारे में जानकारी, देश द्वारा
सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी, लोकतंत्र के महत्व का ज्ञान, महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की जानकारी आदि इसमें मेंशन रहेंगे। किसमें? चुनावी साक्षरता के। याद रखना एमओयू किसके साथ हुआ है, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू हुआ है, ठीक है। और किसको इसके थ्रू अवेयर कराया जाएगा, तो क्लास 6 टू क्लास 12 के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करने की बात हुई है, एमओयू कराया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम विधेयक। ओके, सो इसमें है नारी शक्ति बंधन। नारी शक्ति बंधन अगर मोटे तौर पे बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक है। सो नारी शक्ति बंधन संविधान 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 था, तो ये नंबर याद रखना 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, सो हाल ही में संसद ने संविधान के 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण करने का जो शक्ति है वो देता है, यानी 1/3 रिजर्वेशंस की बात करता है महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है। अधिनियम की जो मुख्य प्रावधान है, इस अधिनियम के तहत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है। तो ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 239 ए, ठीक है। संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 330 ए और अनुच्छेद 332 ए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 300 ए और आर्टिकल 332 ए, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको प्लीज़ आप मेंशन कर लो। अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 334 ए महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम में लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसमें आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। ओके, अभी का जो चुनाव हो रहा है 2024 में, इस पे लागू नहीं होगा। 2024 के बाद जो नया जनगणना होगा, ठीक है, सेंसेक्स कराए जाएंगे, उसके बाद ये जो नारी शक्ति बंधन वाला आरक्षण वाला जो मामला है ये लागू कराया जाएगा। ओके, तो थोड़ा से भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023। भारत के राष्ट्रपति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो 2022 वाला है किसमें संशोधन करेगा, तो याद रखना 2002 वाले में करेगा, ठीक है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार चयन समितियों के सुझाव के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी। ओके, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 क्या था जिसमें संशोधन की बात कही गई है? सो उद्देश्य क्या था? उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं और एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। स्व सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं
के रूप में सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप ये याद रखना, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किसमें संशोधन किया जा रहा है, कौन प्रभावित होगा, बस थोड़ा सा मोटा मोटा इसको आपको याद रखना है। सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है? ओके, सो 7वीं अनुसूची, सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। देखिए मामला यहाँ से बन सकता है, ये मैटर आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सहकारी समिति है, ठीक है, यह राज्य सूची का विषय है, इसको आपको याद रखना है। राज्य सूची का विषय है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो याद रखना। और 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची का बात कहा गया है, तो ये भी आपको माइंड रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बना दिया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप माइंड रखना। अनुच्छेद 43(b) राज्य के नीति के निदेशक तत्व। सो राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावे देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा हमने जान लिया कि सहकारी समिति किसके दायरे में आती है, क्या काम करती है, इसके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या संशोधन किए गए हैं, और इसका दायरा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और ये क्या इसके होने ना होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों की सबसे अधिक संख्या 663 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, याद रखना, अगर हम सहकारी समिति के नंबर पे आए तो 663 सहकारी समिति है महाराष्ट्र में, वहीं यूपी की बात करें तो 168 है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप माइंड करके चलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023। ओके, भारत के राष्ट्रपति ने सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है। याद रखना यहाँ पे पहला कंटेंट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो 2023 वाला है ये किस में संशोधन की बात करता है, तो 1952 वाले में, ठीक है। ये मोटा तौर पे आप याद रखना इसको, ठीक है, क्लियर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस, CBFC, याद रखना यह सांविधिक निकाय है, ठीक है। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। विजन की बात करें तो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमेटोग्राफ प्रमाण अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार उचित तथा स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित कराना। संरचना की बात करें तो इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य, एक अध्यक्ष शामिल होते हैं। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 9 क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो ये कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, गुवाहाटी में स्थित हैं। तो याद रखना 9 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ओके, चलिए फिल्म प्रमाणन की श्रेणियों की बात करें तो देखिए एक यू प्रमाणन की आती है फिल्में। इस श्रेणी की फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। एक UA आता है। इस श्रेणी की फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं। एक A श्रेणी होता है। इस श्रेणी के फिल्मों को केवल वयस्क ही देख सकते हैं। एक S श्रेणी होता है। इस श्रेणी के फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आप अपने अवेयरनेस में रखना। ओके, टेलीविज़न या अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण की बात करें तो A या S प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को टेलीविज़न या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। सो ये प्रमाण पत्र 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध होंगे। केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियाँ, सो यह अधिनियम भारत संघ बनाम के M शंकरप्पावाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6(1)
निरस्त करता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केंद्र सीबीएफसी द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी आप मेंशन करके चलना। और ये एक सांविधिक निकाय है, ये भी आप मेंशन कर लेना। ठीक है, फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना, सो इसके लिए क्या प्रावधान है? सो यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। तो ये भी आप याद रखना कि जो कॉपीराइट अधिनियम है, ठीक है, 1957, ठीक है, यह कॉपीराइट के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध मानता है कॉपीराइट को, पायरेसी को। ठीक है, अर्थदंड की बात करें तो पायरेसी का एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 3 साल का कारावास होगा की सजा और फिल्म की उत्पादन लागत का 5% जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं। तो ये आप मेंशन रखना, या आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ओके, भारत में ओटीटी विनियमन पे बात कर लेते हैं, जो ओटीटी रेगुलेशंस इन इंडिया है। ठीक है, सो हाल ही में डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद ने आईटी नियमावली 2021 के आधार पर एक ओटीटी पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। ओटीटी क्या है? सो ओटीटी ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी कार्यक्रम, अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें केबल या सैटेलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप समझ गए कि ओटीटी क्या है। ओके, भारत में ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र, मौजूदा कानून ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारत दंड संहिता 1960 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। नए आईटी जो नियम 2021 है, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 जारी की है। इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या? उपयुक्त नियमों द्वारा सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है ओटीटी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है। यह मंत्रालय का भी नाम याद रखना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय याद रखना, ये इसको विनियमित कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप कैटेगरी वाइज, कंटेंट वाइज इसको याद रखना। डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद, ओके, उत्पत्ति 2021 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत है। यह सौंपे गए कार्य, यह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्वविनियामक निकाय है। इसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया गया है। यह लोगों की शिकायतों का निष्पक्ष रूप से समाधान करने तथा अनौपचारिक हस्तक्षेप के बिना कंटेंट प्रदर्शित करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य के लिए यह एक निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है। और जो डीपीसीजीसी है कि जो सदस्य को आईटी नियम 2021 और अन्य मौजूदा या नए कानून या ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशन से संबंधित नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों आदि का पालन करना होता है। ओके, तो किसके अंतर्गत ये आता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, थोड़ा सा आप याद रखना। साथ ही साथ ओटीटी किस मंत्रालय के दायरे में है, ठीक है, कौन सा नियम इसमें प्रभावी होगा, थोड़ा सा इस कंटेंट को भी आप लेके चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ओके, भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के.एन. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ओके, इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के विधेयक की शुरुआती मौजूदा प्रस्तुत किया था।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना। और जो ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है, ठीक है, सो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शंस एक्ट की अगर बात करें तो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग को विनियमित करना है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई उपयोग के लिए डेटा फिड्यूसरी पर कुछ उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है के अधिकार व कर्तव्यों भी निर्धारित करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है, ठीक है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान की अगर बात करें तो विशेषता और यहाँ पे वितरण किस पर लागू होगा। सो इसके प्रावधान भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे। जहां कोई डेटा डिजिटल यानी ऑनलाइन के रूप में एकत्र किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल यानी ऑफलाइन के रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। इससे प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं के उपबंध कराना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप माइंड रखना। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया हो। यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, यदि कोई व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको आप माइंड रखना। जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पे कंटेंट के रूप में बात कर लिया। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। ओके, सो यूरोपीय यूनियन ने पुष्टि की है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशंस कुछ 19 प्लेटफार्म पर लागू किए जाएंगे। ओके, सो इसका आप याद रखना कि 19 प्लेटफॉर्म पे लागू किए जाएंगे यू के द्वारा। वहीं पे भारत के साथ इसका तुलना किया गया था, भारत के साथ इसकी बातें कही गई थी, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और यूरोपीय संघ के बीच का अंतर बात करें तो भारत का देख लेते हैं। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम है, ठीक है, विस्तार भारत में संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और जो OTT हैं प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, भले ही वह उसका उद्देश्य देश में उनका उद्यम देश में कोई भी हो, ठीक है। कंटेंट का विनियमन की बात करें तो इन नियमों के तहत सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना होता है। साथ ही उपयोगकर्ता से शिकायतें प्राप्त करने और उसका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें EU की तो DSA कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता, दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको प्लस बस हल्का हल्का माइंड रखना है आप, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास कंटेंट उतना नहीं है कि बात किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपराधिक कानून में सुधारों से संबंधित अधिनियम, ठीक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार देते हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अंतर्गत टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023, इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ था। सो भारतीय जो दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रतिस्थापित किया गया है। ये थोड़ा सा कंटेंट आप याद रखना, ठीक है, कि जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो 1860 है को भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता
2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आईपीसी देश में क्रिमिनल ऑफेंस के लिए प्रमुख कानून है। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 से पहले भारतीय दांडिक कानून में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। ओके, क्लियर। थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा तैयार किया था। ये नाम याद रखना, थॉमस बेबिंगटन। ओके, 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया था। ये कंटेंट पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना कि 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव ये पड़ा कि 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया। आते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 पे बात करते हैं। यह छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस संहिता में यह उपबंध किया गया है कि यदि 16 से 18 वर्ष आयु की नाबालिग व सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें छल कपट, धोखे से या झूठ वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। राजद्रोह की बात करें तो इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है: अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता अखंडता को खतरे में डालना। ठीक है, संगठित अपराध की बात करें तो यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है: निरंतर गैर कानूनी गतिविधि जैसे कि अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा और साइबर अपराध। तो आप समझ गए कि आईपीसी का पृष्ठभूमि क्या था, कहाँ से आया था, किस समिति की अनुशंसा से आई थी। आज के समय में जो अब वर्तमान में कार्य करेगा भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें क्या क्रियाविधि हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। और ये जो 1857 के सैन्य विद्रोह के प्रभाव का ही था, प्रभाव की 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया, ये थोड़ा सा मामला याद रखना। ठीक है, आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। ओके, ये भी आप याद रखना। वही हम बात करें 2023 वाले में, तो किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना, जब व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूहों के लिए प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से, गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये भी आप थोड़ा सा माइंड रखना कि किस किस श्रेणी में, कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या प्रावधान दंड का किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये थोड़ा सा माइंड रखना इम्पॉर्टेंट है कि जो सीआरपीसी 1973 है, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। ठीक है, कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, ठीक है, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं सीआरपीसी की। उत्पत्ति, सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 के अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 1872 और 1882 में
क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत के विधि आयोग में अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया था। तो ये तो रहा इसका पूरा का पूरा इतिहास। अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करते हैं। सो विचाराधीन कैदियों की हिरासत की अगर बात करें तो इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने इस अपराध के लिए निर्धारित अधिनियम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता: मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर नहीं। ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित है, ठीक है। मेडिकल जांच की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे कि बलात्कार में आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकती है। फॉरेंसिक जांच की बात करें तो यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिसके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। कानून या प्रतिरूप: यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर या प्रतिरूप लिखकर के नमूने, उंगलियों के निशान और आवाज़ के नमूने प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है। कार्रवाई के लिए समय सीमा: जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना, आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को प्रतिस्थापित किया है। यह इंपॉर्टेंट है, किसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, ये थोड़ा सा माइंड रख के चलना। यह अधिनियम सभी दीवानी, सिविल और फौजदारी जो कि दांडिक कार्रवाई में भारतीय न्यायालयों के साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है, में अधिनियमित किया गया था कि इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानून को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता और निर्णय सुनाता था, ठीक है। आज के समय में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य प्रावधान है क्या है? साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। मौखिक साक्ष्य की बात करें तो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। संयुक्त सुनवाई। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है। यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है जो भगोड़ा या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको आप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है नहीं, ठीक है, तो आप इसको देख लेना क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया था, तो इसको प्लीज देख लेना। नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। तो ये भी आप याद रखना कि
1969 को प्रतिस्थापित कौन करता है, संशोधन कौन करता है, 2023। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के मुख्य उपबंधों पर नजर डालते हैं। सो यह भारत में जन्म और मृत्यु के विनियमन पंजीकरण का प्रावधान करता है। इस कार्य के लिए अधिनियम में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह रजिस्ट्रार से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। घर में होने वाले या वाली जन्म या मृत्यु के संबंध में घर के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह जो इसके रजिस्ट्रार हैं को इसकी रिपोर्ट दे, और यदि जन्म या मृत्यु की अस्पतालों में होता है तो इसकी रिपोर्ट के लिए उस अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा जो अधिकारी है वह उत्तरदायी होता है जब रिपोर्ट के लिए, ठीक है। बच्चे के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा ये वाला मामला याद रखना, ठीक है, कि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्ष 1969 में अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया गया था, ठीक है। जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 जो है, इसमें क्या प्रावधान है, जन्म मृत्यु का जो डेटा बेस है, इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि भारत का रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म या मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा। पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने का दायित्व मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार भी ऐसा ही डेटाबेस बनाए रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्रों के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण का प्रावधान किया गया है। आधार से लिंक करना। जन्म पंजीकरण के मामले में माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। कनेक्टिविटी डेटाबेस की बात करें तो अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को जनसंख्या रजिस्ट्रार, मतदाता सूची और राशन कार्ड जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। अपील प्रक्रिया। रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। तो 2023 वाला है थोड़ा सा मुख्य है, इसको प्लीज़ अपने कंटेंट के रूप में याद रखना। बाकी जो 1969 वाला है अब वो इतिहास बन गया, तो याद रखना कि 2023 वाला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा समय जो समय सीमा है किसके अंतर्गत आता है, थोड़ा सा इसको बस आप याद करके चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम 2023। राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए पेश किया गया था। ओके, इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और तारतंत्र संबंधी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लिया। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन किया गया है, ठीक है। नए अधिनियम में किए गए मुख्य प्रावधान कुछ इस तरह से हैं। स्पेक्ट्रम का आवंटन। दूरसंचार अधिनियम 2023 के थ्रू स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि कुछ निर्धारित उपायों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। और निर्धारित उद्देश्यों को में शामिल क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाएं। पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन वैश्विक मापदंडों के अनुरूप होगा, ठीक है। ट्राई की नियुक्ति की बात करें तो एक अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को निर्धारित करते हुए ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है। अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए और सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, ठीक है। न्याय निर्णय की प्रक्रिया की बात करें इसमें तो सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश के खिलाफ
अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित अपील समिति के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकार के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील समिति के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है। देखिए मामला यहाँ से बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले कंटेंट को आप याद रखना, ठीक है। न्याय निर्णय वाले मामले में क्या समय दिया है, किसके विपरीत हम किसके विरोध में कहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओटीटी के लिए विनियमन के बाद यहाँ पे तो इस अधिनियम में ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन नहीं किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है तो तुरंत आप राइट टिक लगा देंगे, जबकि यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए विनियमन नहीं किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। अन्य प्रावधान की बात करें तो डिजिटल भारत निधि, इस अधिनियम के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के लिए निधि के उपयोग का अनुमति दिया गया है। रिश्वत स्रोत व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था में 2020 में सीमा पर भारत चीन के सैनिक के बीच हुई झड़पों के बाद अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो थोड़ा सा ये मैटर भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये जानकारी में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। यह रिपोर्ट इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशंस और ह्यूमन राइट्स वॉच ने जारी किया है। याद रखना, IFF और HRW इन्होंने जारी किया है, इनका नाम आप प्लीज़ याद रखना। भारत में इंटरनेट शटडाउन संबंधित जो प्रावधान है, इंटरनेट शटडाउन के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच को पूरी तरह से निषिद्ध करना, इंटरनेट स्पीड को धीमा करना, किसी विशेष कंटेंट को प्रतिबंधित करना शामिल है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन यानी लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित होता है। इस नियमों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। 2017 के नियम लोक आपात के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिनों तक ही बंद किया जा सकता है। ये कंटेंट याद रखना आप, यहाँ से मामला स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया था, ठीक है। यह कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा गृह एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ नौकरशाहों को दूरसंचार सेवाओं को शटडाउन करने का आदेश देने का अधिकार देता है। यहाँ से भी मामला पूछा जा सकता है, ठीक है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2010, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रमुख दिशा निर्देश। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को अनुपातिका के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही इस निलंबन को आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। याद रखना, यहाँ से भी कंटेंट पूछा जा सकता है। अगर निलंबन किया गया तो ये न्यायिक समीक्षा इस पर किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पे न्यायपालिका का दखल हो सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(a) अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। तो ये कंटेंट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ हाईलाइट के रूप में। आर्टिकल 19(1)(a), ओके, आर्टिकल 19(1)(g), ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पे आते हैं, ठीक है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। संसद में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के जरिए टाउटिंग के कृत्य को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही विधि व्यवसायी अधिनियम
1879 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने के भी उपबंध किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान की बात करें तो विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश टाउटस की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं। टाउटस की सूची में नामित ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। टाउटस एक प्रकार का ब्रोकर होता है जो क्लाउड का भुगतान के बदले वकील उपलब्ध कराता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। टाउटस एक प्रकार का ब्रोकर होता है जो क्लाउड को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध कराता है। थोड़ा सा आप ये स्पेसिफिक रूप से याद रखना, ठीक है। जांच आयोग अधिनियम 1952, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसे जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत गठित किया गया है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को लोक महत्व के निर्दिष्ट मामलों की जांच करने हेतु जांच आयोग गठित करने के लिए अधिकृत करता है। केंद्र सरकार संविधान की जो अनुसूची है 7, सूची 1 और सूची 3 में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित कर सकती है। राज्य सरकारें अनुसूची 7 की सूची 2 और 3 में उल्लिखित प्रविष्टियों के लिए आयोग गठित कर सकती है। जांच आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। यहाँ से मामले आ सकते हैं, याद रखना कि इसको सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। ओके, शत्रु संपत्ति। शत्रु व्यक्ति किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। शत्रु या शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म का आशय ऐसे व्यक्ति या देश से है जो भारत रक्षा अधिनियम 1962, भारत रक्षा नियम 1962, भारत रक्षा अधिनियम 1971, भारत रक्षा नियम 1971 के तहत शत्रु रूप से वर्णित है। इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया था। इस कानून के तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया सेपी को शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन को संरक्षण अधिकार दिया है। गौरतलब है कि जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ से भी कंटेंट आ सकता है, थोड़ा सा इसको भी आप नोट डाउन रखना। 2017 में शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन अधिनियम को लागू किया गया था। शत्रु संपत्ति को शत्रु से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय, ठीक है। पहला है लोकपाल। एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी है, ठीक है। लोकपाल क्या होता है? भारत में एम सिंघवी ने लोकपाल लोकायुक्त शब्दावली का इस्तेमाल किया था। हालांकि देश में लोकपाल शब्द का पहली बार 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग के एक रिपोर्ट में किया गया था। लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त पद के सृजन का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का जांच करना है। ओके, क्लियर। लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को दिया गया है। हालांकि 2019 में लोकपाल तो अस्तित्व में आ गया, लेकिन जांच निदेशक अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। ओके, लोकायुक्त पे बात कर लेते हैं। संघ के लोकपाल के समान ही राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्तों का गठन कर दिया गया। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र, 1999 में केरल। उनका अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों और कुछ निजी संस्थाओं जैसे कि धार्मिक संस्थाओं के सहित पर होता है। थोड़ा सा ये भी आप याद रखना। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसकी संरचना की बात करते हैं। लोकपाल के तहत
इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं से होंगे। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त है, जो भी पहले होगा, ठीक है, की नियुक्ति किया जाएगा। तो कार्यकाल याद रखना 70 साल या 5 वर्ष। ओके। चयन समिति, सो अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रतिष्ठित न्यायविद समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। ठीक है। 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी जो लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए इच्छुक हैं। संपत्ति की जब्ती की बात करें तो भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। ठीक है। ये लोकपाल और लोकायुक्त को पावर दिया गया है। पूछताछ और जांच के लिए नियम, सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन, जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई के संबंध में शक्ति यहाँ पर क्या है? सो लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यानी जो सीबीआई के मेंबर ऑफिसर इसमें लोकपाल के तहत जो जांच कर रहे होंगे, अगर उनका ट्रांसफ़र की बात आती है तो पहले आपको लोकपाल की मंजूरी लेनी होगी, अन्यथा उनका ट्रांसफ़र नहीं कराया जा सकता, नहीं हो सकता। पद से हटाने की बात है। सो लोकपाल सदस्यों और अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के कम से कम 100 सदस्य जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो द्वारा याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, सो यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत है। कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है। नेक्स्ट टॉपिक है परिसीमन। ओके, चलिए सो परिसीमन के बारे में जान लेते हैं। सो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। यह आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों, संख्या और सीमाओं के फिर से समायोजन के लिए उत्तरदायी होती है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं, उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मामला याद रखना, यहाँ से कंटेंट पूछे जा सकते हैं। इसके आदेशों की जो प्रतियां होती हैं लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है। हालांकि इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है। सो आयोग की संरचना, सो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश वर्तमान या सेवानिवृत्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो ये आप याद रखना कि आयोग का संरचना क्या होता है। ठीक है। भारत में परिसीमन के कार्य, सो स्वतंत्रता के बाद 4 बार यानी 1952, 63, 73 और 2000 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन कार्य पर रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के परिसीमन पर रोक को 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसलिए अब 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन का कार्य किया जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना। ठीक है, क्लियर। ये चर्चा में मुद्दा क्यों आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने को कहा है। कोर्ट ने देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट समुदायों का संविधान के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन गठित करने के बाद कहा था। ओके,
प्रवर्तन निदेशालय। सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल के लिए किए गए विस्तार, जो तीसरी सेवा विस्तार है, उसको अवैध घोषित किया है, इसलिए मुद्दा चर्चा में आया है। बात कर लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय की, जिसको कि हम आम भाषा में न्यूज़ों में ईडी के रूप में जानते हैं। सो परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति है, समन जारी करने की शक्ति है। ईडी को अन्वेषण, निरीक्षण, साक्ष्य जुटाने, समन जारी करने, जांच करने के आदेश जारी करने के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। याद रखना, ईडी को सिविल न्यायालय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना, सिविल न्यायालय, ठीक है। चलिए, क्लियर। सो गिरफ्तार करने की शक्ति ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2000 और फेमा 1999 के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। यह इन मामलों में पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच एवं गिरफ्तारी कर सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों का स्वीकार्यता। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय की। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत है और यह एक जांच एजेंसी है, ओके। ईडी डायरेक्टर इसका मुख्य प्रमुख होता है, जिसे सीवीसी अधिनियम 2003 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। सौंपे गए कार्य। सो यह निम्नलिखित कानूनों के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002, भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम एफईओ 2018, विदेश मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। सो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है, ठीक है। सीबीआई किस तरह के मामलों की जांच करती है? सो भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है। ऐसे मामले आमतौर पर लोक अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई के कामकाज के देखरेख की शक्ति केंद्रीय सत्ता आयोग सीवीसी के पास है। विशेष अपराध की बात करें तो राज्य सरकारों के राज्य सरकारों के अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर संगठित अपराध की भी जांच करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। सो विशिष्ट सहमति के मामले में सीबीआई को हर मामले में जांच आरंभ करने से पहले राज्य सरकार से आवेदन करना होता है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है तो सीबीआई अधिकारियों के पास संबंधित राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। याद रखना, यही मुद्दा है कि अगर आम सहमति वापस ले लेता है राज्य, तो जब सीबीआई के अधिकारी जांच के लिए प्रवेश करते हैं राज्य के अंतर्गत, तो उन अधिकारियों को पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सामान्य सहमति को वापस लेने से उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिनकी जांच पहले से चल रही हो। तो ये 3 कंटेंट हैं, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना, ठीक है। सो आर्थिक अपराध में वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन आदि संबंधित अपराध। हालांकि सीबीआई आमतौर पर धन शोधन के मामले को ईडी को हस्तांतरित कर देता है। स्वतः संज्ञान के आधार पर सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों को स्वतः संज्ञान से जांच कर सकती है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही सीबीआई को राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। याद रखना कि अगर राज्य सरकार सहमति नहीं देता है किसी कारणवश सीबीआई को, आम सहमति नहीं देता है, ठीक है, और वो आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो फिर राज्य के जो
आदेश हैं या राज्य सूची के अंतर्गत जो शक्ति है वो सीबीआई पे काम नहीं करेगी। सीबीआई फुल पावर में अपने काम को, अपनी जांच को करेगी। ठीक है। सामान्य सहमति के बारे में, सो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति सामान्य या केस विशिष्ट हो सकती है। सामान्य सहमति वास्तव में स्वतः सहमति होती है। हालांकि कुछ राज्यों में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब जैसे राज्य शामिल हो गए हैं। सामान्य सहमति से जुड़े अपवाद की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की सहमति के बिना भी सीबीआई को देश कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई को देश में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो वहां जांच के लिए सामान्य सहमति संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ये जो स्पेसिफिक कंटेंट है थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप याद करते चलना। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई एक जांच एजेंसी है। इसका स्थापना 1963 में हुई थी तथा यह कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ से मामले पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा शासित होती है। इसका स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति 1962-64 द्वारा किया गया था। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार मामले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं संथानम समिति के द्वारा। संरचना, सीबीआई का जो डायरेक्टर इसका मुख्य प्रमुख होता है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के दल के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर बनी 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार किया जा सकता है। कार्य की बात करें तो गहन जांच और अभियोजन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर एवं एडवांस्ड प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहयोग करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और लोकपाल को सहायता प्रदान करना। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। ओके, सो राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी है विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। 2023 में इस संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। एनसीसी का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है। एनसीसी का उद्देश्य सो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्रीय सेवा की हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित व उत्साहित युवाओं का संगठन तैयार करना है। यह एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें थल सेना, नौसेना और एयर विंग शामिल होते हैं। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीसी निदेशालय राज्य स्तर पर एनसीसी के 17 निदेशालय में विभाजित किया गया है। यह निदेशालय एक राज्य या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कवर करते हैं। ठीक है। एनसीसी का जो कार्यक्रम प्रवृत्ति है वह स्वैच्छिक है। छात्रों पर सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। एनसीसी की अवधि के आधार पर छात्रों को 3 प्रकार के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर एनसीसी बनाम एनएसएस है, तो इसको भी थोड़ा सा आप माइंड करके चलना कि जो एनसीसी है और जो राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, ठीक है, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो एनसीसी है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो एनएसएस है यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ है, इसका 1969 में हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है। एनसीसी का लक्ष्य है राज्य की सेवा और सैन्य करियर के लिए अनुशासित व निस्वार्थ युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना। और एनएसएस का है सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप याद करना। ठीक है। चलिए, जो ड्रेस कोड की बात है तो एनसीसी कैडेट्स के लिए वर्दी अनिवार्य होती है, जबकि एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए कोई वर्दी निर्धारित नहीं है। ओके,
कौन शामिल हो सकता है? सो जूनियर डिवीज़न विंग स्कूलों के छात्र जो कि 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। सीनियर डिवीज़न विंग जो कि कॉलेजों और 12वीं और 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हों। इसमें क्या है, एनएसएस में या 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र, तकनीकी संस्थान के छात्र, देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक व स्नातकोत्तर के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। सो क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सो रवनीत कौर जो हैं वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में सीसीआई का स्थापना किया गया था। सीसीआई कारपोरेट और कार्य मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय है, तो इसको भी याद रखना किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संरचना की बात करें तो सीसीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। कार्य क्या है, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, भारत के बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें इसकी नियुक्ति संबंधी जो मंत्रिमंडलीय समिति है, सो एसीसी ने स्पेशल प्रोटेक्शंस ग्रुप एसपीजी के नियम निदेशक पद की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। सो एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। एसीसी के बारे में बात करें तो एसीसी केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सभी उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति से जुड़े निर्णय लेती है, याद रखना। ओके, एसीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी एसीसी के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। सो नियुक्ति संबंधी जो मंत्रिमंडलीय समिति है, अपॉइंटमेंट कमेटीज ऑफ द कैबिनेट एसीसी, इसके जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखना। और केंद्रीय गृह मंत्री एसीसी के सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। एसीसी ने स्पेशल प्रोटेक्शंस ग्रुप, जिसको कि हम एसपीजी के नाम जानते हैं, कि निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो हाल ही में पत्र सूचना कार्यक्रम पीआईबी की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ओके। और यह एक गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रम आदि से जुड़ी सूचनाओं उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। उत्पत्ति की बात करें तो इसे वर्ष 1919 में तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के अधीन एक अस्थायी प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1923 में इस कार्यालय को ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के रूप में स्थायी रूप दिया गया था। इसे 1946 में पीआईबी का वर्तमान नाम दिया गया है। वर्ष 1947 के बाद यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया। संरचना की बात करें तो इसकी अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक मीडिया और संचार द्वारा की जाती है। इसकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। कार्य यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तथा मीडिया में प्रदर्शित की जा रही लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को फीडबैक देने का भी काम करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक इसमें कैबिनेट सचिव। सो कैबिनेट सचिव को 1 और साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। सो कैबिनेट सचिव पद के बारे में बात कर लेते हैं। सो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती है। हमने भी बात किया कि एसीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष पद पे होते हैं, ठीक है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड सीएसबी के प्रमुख भी होते हैं। सो इनके कार्यकाल में 1 साल का और विस्तार किया गया, जिसको पाकर यह मुद्दा चर्चा में आया, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेगमेंट है शासन के महत्वपूर्ण पहलू। ओके, सो मिशन कर्मयोगी, इसको हमने ऑलरेडी करंट के रूप में भी कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी है तो इसको हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। एवरीवन, ये 365 पीटी 365 का लास्ट सेगमेंट होने वाला है। इस सेगमेंट के बाद जो वीडियो है वो जो पूरा मैगजीन वो कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, सो मिशन कर्मयोगी, ठीक है। सो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी का विस्तार किया था। मिशन कर्मयोगी क्या है? सो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य नए भारत के विजन के अनुसार भविष्य के लिए तैयार फ्यूचर रेडी सिविल सेवा का निर्माण करना है। यह निम्नलिखित गुणों वाली सिविल सेवा होगी। सही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा, इसके तहत सिविल सेवकों को इनोवेटिव, पेशेवर इत्यादि बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। तकनीकी क्षमता से युक्त कुशल सिविल सेवक और न्यू इंडिया के विजन और ज्ञान से युक्त सिविल सेवक। मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई जो सुविधाएं हैं माई आई गॉट, सो यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। मिश्रित कार्यक्रम, सो इसमें सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक विकास है। सो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट, सो यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम होगा। ठीक है, क्यूरेटेड कार्यक्रम, सो यह कार्यक्रम मंत्रालयों, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विधिक लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है और 12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित करेगा। ओके, सुशासन दिवस की बात करें तो यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 से हुई थी। इस दिवस में नागरिक केंद्रित, कुशल और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के जो 6 स्तंभ हैं, नीतिगत फ्रेमवर्क, संस्थागत फ्रेमवर्क, क्षमतागत फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी जिसको जानते हैं, ई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। तो ये 6 पिलर हैं, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। ठीक है, कर्मयोगी प्रारंभ, सो कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। यहाँ से मामला पूछे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों में भर्ती किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है जिसे रोजगार मेले में भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। तो याद रखना कर्मयोगी प्रारंभ, ठीक है, क्या है, इसमें जो भी व्यक्ति रोजगार मेलों के तहत भर्ती कराए जाएंगे सो उनके गाइडलाइन के रूप में ये काम भी करेगा। तो ये भी आप याद रखना, कर्मयोगी प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का दिशा निर्देश दिया है। सो सूचना का अधिकार RTI क्या है? सो RTI के तात्पर्य है कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों, विभागों से कोई भी सूचना जिससे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। नोडल एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT RTI अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। याद रखना, यहाँ पर ये वाला मुद्दा आ चुका है एग्जामिनेशंस में। याद रखना कि नोडल एजेंसी की बात करें तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो कि DOPT है RTI के अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। ठीक है, RTI अधिनियम 2005 की मुख्य प्रावधानों पर अगर बात करें तो धारा 2H लोक प्राधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्तशासी संस्था से है जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित
किया गया हो, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित किया गया हो, या सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के जरिए स्थापित या गठित किया गया हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। क्या क्या? ऐसा संस्था जो सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में वित्त पोषित हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड्स से वित्त पोषित हों। ठीक है। धारा 6(1) क्या है? कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे केंद्रीय लोक सूचना जो अधिकारी हैं या राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होता है। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना। धारा 7, इसके तहत जो राज्य लोक सूचना अधिकारी हैं द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई है। धारा 8, इसके तहत कुल मामलों में सूचना के प्रकटीकरण की छूट प्रदान दी गई है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत छूट। आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि आरटीआई कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए जो आसूचना जो कि इंटेलिजेंस से जुड़े हैं सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता है। ठीक है। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस अपराध से छूट नहीं दी गई है। दूसरी अनुसूची में सेट इन और रॉ आईबी जैसी अधिसूचना जो कि खुफिया संबंधी हैं सूचना एजेंसियां शामिल हैं। इनके संबंधी जो सूचना है वो राष्ट्रहित के लिए बाहर नहीं किए जा सकते। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्य छूट भी शामिल हैं। क्या क्या? जैसे धारा 8(1) में सभी छूटों ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, ऐसी सूचनाओं को नहीं दिया जा सकता जो कि राष्ट्रहित में हो, जिसके उजागर करने से में भी कुछ अशांति का माहौल बन जाए या संबंध खराब हो जाए। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको माइंड करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2005 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। समिति में शामिल कौन होते हैं? प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष। संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। CIC पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है कई बार। कार्य की बात करें तो समन जारी करने, दस्तावेज के प्रकटीकरण आदि के संबंध में सिविल न्यायालय के समान इसको शक्ति प्राप्त है। इसे आरटीआई 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना के संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आधार है चर्चा में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य तो आपको आई होप सब कुछ जो भी है पता है। बस यहाँ पे याद रखना कि पते और पहचान का प्रमाण पत्र भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक इसको याद रखना। बाकी इसमें कुछ नया कुछ है नहीं जानने के लिए। ठीक है, तो बाकी इसको आप नॉर्मल व्यू में आप इसको चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था बताने के लिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन क्या मामला था कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। इसे लोगों पर बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता। तो थोड़ा सा ये सब जो कंटेंट है एग्जाम में मिसलेनियस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। यह अधिनियम जो आधार कार्ड का मामला था, ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता है। मामला को पूरा देख लेते हैं। कोर्ट आधार अधिनियम की संवैधानिकता न्यायमूर्ति KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद में क्या था? आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस चुनौती का आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना था, इसलिए
इस प्रक्रिया में संसद के ऊपरी सदन का महत्व नहीं था। धन धन विधेयक में होता क्या है कि जो राज्यसभा होता है आपको हामी दो ना दो उसको 14 दिन में लौटा देना होता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है विधेयक पे, ठीक है। तो यही वाला मामला था। सो के.एस. पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि की थी। कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा था? इस अधिनियम को संसद द्वारा सक्षम रूप से पारित किया गया था, भले ही इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया हो। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। इससे लोगों पर बैंक खाता खुलवाना, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शंस के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता। तो थोड़ा सा कंटेंट था, मोटा मोटा हमने इस पर बात कर लिया, ठीक है। बात कर लें इसका जो विशिष्ट बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई, सो एक सांविधिक निकाय है, याद रखना। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। कार्य की बात करें तो विशिष्ट पहचान जो संख्या यूआईडी है, अर्थात आधार जारी करना, आधार के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन करने सहित आधार का नामांकन और प्रमाणीकरण करना है। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना है। व्यक्तियों को पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इसको आप प्लीज़ अब देख लेना। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं लगे थे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड कर लेना, ठीक है, ओके। भारत में उपभोक्ता संरक्षण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण, तो यहाँ पर कुछ कंटेंट था। सो यहाँ पर एक ई दाखिल पोर्टल है। सो यह उपभोक्ता को संबंधित उपभोक्ता फोरम में आसानी से संपर्क करने के लिए परेशानी रहित, त्वरित और किफ़ायती सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा से देश भर के उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत निवारण के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा कि जो ई दाखिल पोर्टल है, मैं भी आपसे पूछ लें कि ई दाखिल पोर्टल क्या है। तो ई दाखिल पोर्टल आप बता देना कि फिजिकली रूप से आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मे भी आपसे ई दाखिल पोर्टल आपसे पूछे एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप याद रखना। और ये किसके अंतर्गत का टॉपिक है? तो ये टॉपिक है, ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के तहत का, ठीक है, क्लियर। सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश में इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो नए दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडित किया जा सकता है। तो याद रखना, अगर ये बात पूछ लेता है तो आप ये बता देना कि नए दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडित करने का प्रावधान है, ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कंटेंट हैं। सो ई शासित राज्य, सो केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है, यह आप याद रखना, वन लाइनर में कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया है। ई गवर्नेंस यानी ई शासन का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस से है। यह गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस के लिए जो केरल के पहले हैं, क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना। सो इसमें इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों को एक अधिकार बना दिया है। ई सेवानम, सो यह तालुक स्तर तक के कार्यालयों के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं हेतु एक एकल पोर्टल है। तो थोड़ा सा इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पे याद रखना। ई शासित राज्य, सो केरल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण ई शासित राज्य अभी तक का बना है, ठीक है। पंचायत विकास सूचकांक, सो इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। यह सूचकांक पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान करता है। यह स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग प्रदान करता है, साथ ही उन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत भी करता है। इन श्रेणियों में ए में 75 to 90%, बी में 60 to 75%, सी में 40 to
60% और डी में 40% से कम शामिल है। तो याद रखना, पंचायत विकास सूचकांक या पंचायती राज मंत्रालय जारी करती है। ओके। सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कार की स्वीकृति पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। सो क्या है? सो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों को स्वीकार करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य दिशा निर्देश क्या है? सो निजी संस्थाओं या संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार किए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मंत्रालय या विभाग का सचिव होगा। ओके। सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के तहत पुरस्कार स्वीकार करने हेतु मंजूरी दे सकता है। पुरस्कार के तौर पर दी जाने वाली वस्तुओं में कोई धनराशि शामिल नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार देने वाली निजी संस्थानों का विश्वसनीय, जो निजी संस्थाएं हैं, संस्थानों को विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास पात्र संस्था होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक संविधान का अनुच्छेद 311(2)(c). सो हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अनुच्छेद 311(1). इस प्रावधान में कहा गया है कि संघ या राज्य के अधीन किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 311(2) यह प्रावधान करता है कि किसी भी सिविल सेवक को तभी बर्खास्त किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या उसके रैंक में कमी की जाएगी जब जांच के बाद उसे उसके खिलाफ लगे आरोप के बारे में सूचना दी गई हो तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। अनुच्छेद 311(2)(c) यह सरकार को संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जांच का आदेश दिए बिना या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना उसे बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच कराना सही नहीं है। ओके। सो एवरीवन, विजन पीटी 365 पूरी मैगजीन यहाँ पर समाप्त होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले मैगजीन में, अगले एनालिसिस में। सो थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे पार्ट का एक कंपाइलेशंस करके एक मैराथन के रूप में वीडियो दे दिया जाए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेकंड में। थैंक यू सो मच।